3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखनाथ मंदिर में करेंगे विशेष पूजा अर्चना। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का भी करेंगे लोकार्पण। कर्नाटक में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, जहां डीके शिवकुमार आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। वाराणसी में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का पीला पंजा। 200 साल पुरानी मस्जिद की गई ध्वस्त। 22 मिनट में ढही अजगैब शहीद मस्जिद। पंद्रह राज्यों में आज जारी हुआ बारिश आंधी का अलर्ट। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में तूफान की चेतावनी। 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत बुलेटिन की करते हैं एक बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सेवा तीर्थ में होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये बड़ी बैठक और आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है जो कि बेहद जरूरी हो जाते हैं। सरकार की योजनाओं और भविष्य की रणनीति पर मंथन यहां पर हो सकता है। आगे की रणनीति तैयार की जा सकती है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है दिल्ली कैबिनेट की, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट की बैठक होगी, जहां बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहने वाले हैं जहां सरकार की योजनाओं और भविष्य की रीति नीति को लेकर चर्चा हो सकती है। तो निश्चित तौर पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो ये कैबिनेट की बैठक होगी, इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे जो कि तमाम चीजों से जुड़े होंगे, जिसमें उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि जिस तरह से लगातार महंगाइयों में हर चीजों में इजाफा हो रहा है, आम जनमानस की जेब पर जो सीधा अटैक हो रहा है, उसको लेकर भी गहनता से आज चर्चा की जा सकती है, या उससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी आज पटल पर रखा जा सकता है। तो सेवा तीर्थ में ये कैबिनेट की बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। स्नेह कमल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्नेह कमल, क्या कुछ जानकारी, पीएम मोदी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट बैठक होगी वो कितनी खास और महत्वपूर्ण हो जाती है? ऋतु, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 8:30 बजे प्रधानमंत्री के नए कार्यालय नए पीएमओ सेवा तीर्थ में कैबिनेट की बैठक होनी। 11:30 बजे ये कैबिनेट की बैठक होगी। जिस तरह से पिछले कई महीनों से देखें तो लगातार छोटे छोटे अंतराल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट की बैठक कर तमाम जो नए निर्णय लिए जा रहे। पिछली जो कैबिनेट की बैठक हो तो उसमें जो है पीडीएस सिस्टम जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें राशन की दुकानें आती हैं, उसको लेकर जो है कुछ नए नियम या कुछ सरलताएं लाई गई थी। कंप्यूटर आधारित तमाम चीजें जो है की गई थी। उसको लेकर दोपहर के बाद जब अश्विनी वैष्णव जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग की तमाम जानकारियां दी थी, तो आज भी 11:30 बजे प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। इस महीने की ये पहली बैठक है। उसके बाद दोपहर लगभग 2:30 बजे राष्ट्रीय मीडिया केंद्र यानी नेशनल मीडिया सेंटर पर जो है सूचना प्रसारण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस बैठक के बारे में जानकारी देंगे। क्या कुछ निर्णय किया गया, क्या कुछ नई योजनाओं को अमल लाने के लिए बैठक में फैसला किया था। कुल मिलाकर 11:30 बजे सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। ऋतु, और चूंकि स्नेह कमल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा साल कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 12 साल पूरे हो चुके हैं। हम देश भर में तमाम योजनाएं संचालित यहाँ पर की जा रही, कई बड़ी सौगात दी जा रही है, उस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं। तो क्या उन 12 सालों का विजन या रोड मैप भी इस कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है या फिर आगे पेश किया जा सकता है? प्रधानमंत्री के जो 12 साल कार्यकाल की बात है, जो ये वर्तमान कार्यकाल के 2 साल इस महीने पूरे हो रहे हैं, अब कुल मिलाकर 12 साल पूरे हो रहे, तो उसके लिए एक अलग से बैठक पिछले जो है महीने जो है पूरे मंत्रिमंडल की बैठक कही थी। कैबिनेट जो है काउंसिल की बैठक थी यानी मंत्रिपरिषद की बैठक थी, उसमें ये तमाम निर्णय हो चुके थे। इसके बाद अभी परसों भारतीय जनता पार्टी की जो एक बैठक हुई थी तमाम जो है प्रदेशों के अध्यक्षों की, उसमें यह तय किया गया 12 साल का उपलक्ष्य होने में क्या क्या कार्यक्रम किए जाए।
हालांकि आज इस 12 साल को लेकर कोई मुख्य एजेंडा नहीं है। आज की बैठक में तमाम जो जनता से जुड़ी हुई योजनाएं हैं उस पर चर्चा हो सकती है जी। और यहाँ पर अभी फिलहाल संभावना ये भी जताई जा रही है कि देखिए जिस तरह से 2047 का विजन लेकर मोदी सरकार चल रही है, तो शायद भविष्य की रणनीति भी तैयार इस बैठक में हो पाएगी। कैबिनेट की बैठक के बाद जब सूचना प्रसारण मंत्री अपनी वैष्णव इसकी जानकारी देगी, क्या कुछ जो पहले से कयास करना थोड़ी जल्दबाजी होगी। कुल मिलाकर हमें जो कैबिनेट के बैठक के बाद का जो ब्रीफिंग होती कैबिनेट की, उसका इंतजार करना होगा। और इसलिए कमल देखिए हर किसी को इंतजार इस चीज का भी है कि कैबिनेट की बैठक जब शुरू होगी तो किस तरह से वो मुद्दे रखे जाएंगे जो कि जनहित से या देशवासियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर हम मुद्दे का जिक्र किया जाए तो पश्चिम एशिया यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति बनी हुई है, जो तनाव बना हुआ है और उसका महंगाई को लेकर भारत पर सीधा असर देखने को मिल रहा है, क्या इन तमाम पहलुओं को लेकर भी किसी तरह की चर्चा संभव है? ये बिल्कुल ऊर्जा का मुद्दा जो है, जो ऊर्जा की सप्लाई या पश्चिमी एशिया में जो संघर्ष चले ईरान, इजराइल और अमेरिका का, वो मुद्दे पिछले तमाम जितनी बैठकें उसमें जो है इस मुद्दे को लेकर चर्चा होती, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल जो है आयात करता है। तो कुल मिलाकर जो है इस विषय पर भी चर्चा होने की संभावना है। और ऐसे में 11:30 बजे जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तो क्या कोई मोटिव या कोई संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी इस बैठक के माध्यम से? इस कैबिनेट की बैठक में जैसा कि मैंने बताया कि जो सरकारी योजनाएं होती है, जो सरकार की रूपरेखाएं होती है, जिसमें क्या काम किस विभाग ने क्या किया, आगे क्या करना है, इस पर तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। तब 11:30 बजे जब एक बार कैबिनेट की बैठक प्रारंभ होगी, बैठक के बाद अश्विनी वैष्णव तमाम उन बिंदुओं की, उन मुद्दों की जानकारी देंगे जिस पर जो है कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। और देखिए हर किसी की नजरें कहीं ना कहीं इस पर भी टिकी हुई है कि अलग अलग विभागों से जुड़े हुए जो प्रस्ताव हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी उन प्रस्तावों को रखा जाएगा। लेकिन क्या ऑफिशियल तौर पर कोई भी जानकारी सामने आ पाई है कि वो कौन कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं जो आज पटल पर रखे जाएंगे और मंथन का सिलसिला देखने को मिलेगा? कैबिनेट की बैठक से पहले कोई प्रस्ताव या कोई जानकारी आम जनता या मीडिया को नहीं दी जाती। कैबिनेट की बैठक के बाद जब ब्रीफिंग होती है उसके बाद सारी जानकारियां जो है मीडिया तक या जनता तक आ जाती है। तो हमें कैबिनेट के बाद जब ब्रीफिंग होगी उसका इंतजार करना होगा। ठीक है स्नेह कमल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो बैठक में देखिए कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। मोदी कैबिनेट की बैठक है जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और ये सेवा तीर्थ में इस बैठक का आयोजन किया गया है, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक जब शुरू होगी तो निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण होगी। अब ऊर्जा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े हुए प्रस्ताव को लेकर चर्चा हो सकती है, कृषि और उर्वरक मंत्रालय को लेकर चर्चा हो सकती है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता मामले को लेकर भी चर्चा हो सकती है, यानी कि पीडीएस और कंज्यूमर अफेयर को लेकर, क्योंकि हाल ही में मंजूर की गई सार्थक पीडीएस योजना के तहत देश के लगभग 80 करोड़ राशन लाभार्थियों तक अनाज और अन्य राशन पारदर्शी तरीके से और हाईटेक तरीके से पहुंचाने को लेकर इस विभाग की भूमिका पर बात भी हुई थी। तो इसलिए संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जहां विदेश मंत्रालय यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर किस तरह की उहापोह की स्थिति है उसको लेकर भी यहां पर गहनता से विचार विमर्श किया जा सकता है। नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय को लेकर भी बात की जा सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को लेकर भी डिस्कशन का सिलसिला आज इस कैबिनेट बैठक में देखने को मिल सकता है। अगली बड़ी खबर, जहां 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ है। आज गोरखनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे। सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां आज फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण होगा। 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये फैक्ट्री फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स, जहां गोरखपुर को 208 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि आज शाम 5 तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी।
तो गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ ही आपको बता दें कि सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शिरकत योगी आदित्यनाथ करेंगे। दूर दराज से जो फरियादी पहुंचे हैं उनसे बातचीत होगी। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण इस दौरान किया जाएगा। तो बड़ी खबर, 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। गोरखपुर को 208 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात से नवाजा जाना है। तो बड़ी खबर लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। जहां 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ है, ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। कल भी हमने देखा था गोरखपुर वासियों को किस तरह से बड़ी सौगातें दी गई थी, एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया था, जिसको लेकर काफी गदगद गोरखपुर वासी नजर आ रहे थे, जिसके चलते अब उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है कि 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से कुछ बड़ी सौगातें दी जा सकती है। जहां शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके करेंगे दिन की, साथ ही सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम में भी शिरकत करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी। आज फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये कॉम्प्लेक्स, जो अब समर्पित कर दिया जाएगा गोरखपुर वासियों को। 208 करोड़ के विकास कार्यों की बड़ी सौगात इस दौरान दी जाएगी और ऐसे में सीएम के दौरे को लेकर और कार्यक्रम को लेकर लगभग सभी तैयारी पूर्ण हो चुकी है। महज इंतजार किया जा रहा है जब सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। 42.50 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये कॉम्प्लेक्स, जहां गोरखपुर वासियों को अब 208 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। एक और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। आज शाम 5 बजे का समय होगा जब कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक होनी है। आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगेगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को माना जा रहा है और बेहद खास रहेगी, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का यहां पर नेतृत्व करते हुए नजर आएंगे। तमाम दिग्गज यहां पर उपस्थित रहेंगे और इसके साथ ही अलग अलग विभागों से जुड़े हुए मुद्दे यहां पर रखे जाएंगे, जिसको लेकर कैबिनेट की बैठक शुरू होती हुई नजर आएगी। शाम 5 बजे का समय जब तमाम मंत्री रहेंगे और खास बात यह कि जब कैबिनेट बैठक संपन्न हो जाएगी तो उसके बाद यहां पर कई मंत्रियों की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की जा सकती है, जिसमें बाकायदा मीडिया कर्मियों को ये बताया जाएगा कि किस तरह से इस कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों को रखा गया है, जिसमें सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि शायद महंगाई को लेकर और जो तमाम प्रयास यहां पर कानून व्यवस्था को लेकर किए जा रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार की जो प्राथमिकता रही है वो कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की रही है, उसको लेकर मंथन का सिलसिला इस कैबिनेट बैठक में शाम 5 बजे देखने को मिल सकता है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण, जहां शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। साथ ही आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव रखे जा सकते हैं जो कि उत्तर प्रदेश वासियों के हित में होंगे, उन लोगों से जुड़े हुए होंगे और ऐसे में वाहन मालिकों के बकाये टैक्स पर 100% जुर्माना माफी का जो प्रस्ताव था उसको लेकर भी किसी तरह की जिक्र किया जा सकता है या फिर अंतिम मुहर मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि अब आने वाले समय में जो वकीलों की तरफ से अभी हाल फिलहाल में प्रदर्शन किया जा रहा था वेतन वृद्धि को लेकर, तो शायद उसको लेकर भी किसी तरह का प्रस्ताव पटल पर रखा जाएगा और ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है अगर अधिवक्ताओं के वेतन बढ़ोतरी हो जाती है तो जो न्यायालय के कामकाज होंगे शायद उसमें और बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और न सिर्फ बेहतर परिणाम बल्कि जो लंबित या पेंडिंग केस हैं उनमें भी तेजी आती हुई नजर आएगी। अब बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना की, जहां खान सर की कोचिंग के बाहर गोलीबारी हुई है। आपको बता दें कि आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग की है। फायरिंग में सुरक्षा गार्ड घायल बताया जा रहा है, जहां मामले की जांच में इस वक्त पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां आधा दर्जन बदमाशों ने फायरिंग की, ये बदमाश कौन थे, कहां से आए, इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई। फायरिंग में सुरक्षा गार्ड घायल बताया जा रहा है, जहां अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और खान सर की कोचिंग के बाहर गोलीबारी हुई है। तो बड़ी खबर, जहां खान सर की कोचिंग के बाहर
फायरिंग हुई है और ऐसे में लगातार पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, जहां पर पुलिस की तरफ से तफ्तीश की जा रही है और आसपास अगर कोई सीसीटीवी फुटेज यहां पर हाथ लगता है तो उसी के लिहाज से यहां पर अब कार्रवाई आगे की जाएगी। हालांकि ये फायरिंग किसने की है अभी इस बारे में कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो अभी तक पुलिस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर बताया गया उसमें यह कि बदमाशों की तरफ से तकरीबन 10 राउंड गोलियां चलाई गई थी। वहां पर कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर, जहां 2 कोचिंग संचालकों के बीच कथित वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की घटना ये मानी जा रही है और अभी तक लगातार जांच पड़ताल के दायरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। जहां खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर गोलीबारी हुई है, तकरीबन 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई और कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने बकायदा इस पूरे घटनाक्रम को देखा और आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको भी खंगालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जल्दी से जल्द जितना हो सके जो तमाम आरोपी हैं, बदमाश गुंडे हैं, वो यहां पर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाए जा सके। गोलीबारी की घटना, खान सर का बयान भी इस दौरान सामने आया। उन्होंने कहा भी कि फायरिंग के समय वो वहीं पर मौजूद थे जहां उनकी तरफ से देखा गया कि 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गई हैं और इसके साथ इस घटना में दुखद ये रहा कि जो सुरक्षा गार्ड है वो घायल हो गया। अब ऐसे में जो दूसरे कोचिंग वालों की तरफ से जो आरोप अभी तक खान सर की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो ये हैं कि वो बहुत कम फीस में पढ़ाते हैं और इसी बात से समस्या पैदा हो रही है, जिसके चलते जो कंपटीशन है वो दूसरे कोचिंग सेंटर से बना हुआ है और यही उनके हिसाब से विवाद की बड़ी वजह बना हुआ है और एकमात्र यही वजह जताई जा रही है, जिसके चलते ये कहा जा रहा है कि खान सर की कोचिंग के बाहर पर गोलीबारी हुई और जब गोलीबारी की गई तो किस तरह से अभी फिलहाल हड़कंप की स्थिति है और छात्रों में डर और भय का माहौल है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हो गई थी और अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया तो हजारों की संख्या में रिजल्ट हुआ तो सब लोग बच्चों को सम्मानित करके थके हुए थे लोग, सारे लोग आए। कुछ असामाजिक तत्व तो लगे कि कहें कि कोचिंग उड़ा देंगे 2 दिन के अंदर और गार्ड को मार के इतना लहूलुहान कर दिए कि अभी वो एडमिट है। अभी देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन ये एकदम असामाजिक तत्व तो कोचिंग वाले हैं सभी, एक दो यहाँ अभी उसको बयान दिया है, वो अभी हॉस्पिटल में है। वजह क्या है, क्या सर क्यों ऐसा कर रहा है? ये है कि सस्ते फीस में क्यों पढ़ा रहे हो कि इतना रिजल्ट जी। मेन यही है कि इतने कम फीस में इतना लोगों को ना पढ़ाया जाए। तो प्रशासन से भी कहते हैं कि सिक्योरिटी ध्यान में रखा जाए क्योंकि गरीब को भी पढ़ने का अधिकार है। राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, जहां छात्रों का जोरदार तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सड़क पर धरने पर बैठे हुए हैं खान सर के छात्र, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें कि खान कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग हुई थी, फायरिंग के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन हुआ है। तो बड़ी खबर, जहां सड़क पर धरने पर खान सर के जो छात्र हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और कोचिंग सेंटर के बाहर जो फायरिंग हुई, बवाल के बाद अब छात्र सड़क पर उतर आए हैं। लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है और ऐसे में कहा जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं उनको सजा दिलाई जा सके, क्योंकि बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। ऐसे में कुछ वीडियो भी अब सामने आए हैं और उन्हीं को आधार बनाते हुए कई छात्र छात्राएं सड़क पर साफ बैठी हुई नजर आ रही है और उसी आधार पर पुलिस का कहना कि वीडियो वो जो सामने आए हैं उसको लेकर लगातार तहकीकात की जा रही है। इस प्रदर्शन के बीच खान सर अपने घर की बालकनी में खड़े होते हुए भी नजर आए, जहां प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं से अपील लगातार की जा रही है और ऐसे में उनसे अपील की जा रही है कि प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए। किसी भी तरह से जो छात्र छात्राओं का प्रदर्शन है वो उग्र ना हो, इस चीज को लेकर विशेष सावधानी भारी संख्या में पुलिस जो तैनात है उनकी तरफ से रखी गई है। अब बात प्रयागराज की करते हैं। 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। साउथ मलाका के मकान से 4 शव बरामद हुए हैं। परिवार के बेटे का बताया जा रहा है चौथा शव, जहां मामले में पहले ही बरामद हो चुके हैं 3 शव। परिवार के बेटे का ये चौथा शव बताया जा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, मामले की तफ्तीश में जुटी है। मामले में पुलिस की 5 टीमों का गठन किया गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि प्रयागराज के साउथ मलाका में शाम को एक घर में 3 बॉडी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पुलिस द्वारा बॉडी को रिकवर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। लेकिन अचानक फिर एक बॉडी थोड़ी ही देर बाद उसी बिल्डिंग में मिलने से सनसनी मच जाती है। फिर मौके पर पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मौके पर पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त समेत तमाम पुलिस बल तैनात रहा। अब पूछताछ की जा रही है लोगों से, जहां मौके पर पूछताछ के दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया कि मौके पर जांच लगातार जारी है। हमारे द्वारा सभी पहलुओं पर जांच की जा
रही है। 5 टीमों का गठन किया गया है। पहले 3 बॉडी मिली थी, उसके बाद अब एक और बॉडी यानी कि शव बरामद हुआ है जो एक लड़के का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले की बारीकी से जांच जारी है। जो प्रथम दृष्टया कुछ तथ्य सामने आए हैं, मृतकों को किसी भारी चीज से मारा गया है और उनकी हत्या की गई है और दीवार पर बंटी बबली ने मारा है, ये भी लिखा गया है। सभी पहलुओं के आधार पर जांच चल रही है। सीसीटीवी देखे जा रहे हैं, उनको खंगाला जा रहा है। जल्द ही बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हो सकता है। अब ये आपसी रंजिश है या लूटपाट की कोशिश यहां पर है, वो अब आने वाले समय में पता चलेगा। विनय मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विनय, चूंकि देखिए एक बड़ी जघन्य अपराध को अंजाम दिया है कुछ बदमाशों की तरफ से, लेकिन क्या बदमाशों की पहचान हो पाई है? जी देखिए, प्रयागराज के साउथ मलाका इलाके में सामने आए सनसनीखेज हत्याकांड में अब एक और शव मिलने से मामला और भी उलझ गया है। शुरुआती तौर पर जिस घर से 3 शव बरामद हुए थे वहां पुलिस जांच और साक्ष्य जुटाने का काम कर रही थी, तभी उसी बिल्डिंग में से एक और शव मिलने की सूचना मिली। इसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने चौथे शव को भी कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल शर्मा सहित भारी पुलिस बल मौजूद है। पुलिस ने मामले के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के मुताबिक अब तक 4 शव बरामद हो चुके हैं, जिनमें चौथा शव एक युवक का बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतकों की हत्या किसी भारी वस्तु से वार कर की गई है। वहीं घटनास्थल की दीवार पर बंटी बबली ने मारा है लिखा हुआ भी मिला है, जिसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। जी फिलहाल क्या पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है कि जो ये हत्या की गई है उसके पीछे कोई पुरानी रंजिश है किसी के साथ, या फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम देने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया? जी बता दें कि पुलिस हर पहलुओं पर जांच कर रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अगर संदिग्धों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। जी निश्चित तौर पर, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से ऑफिशियल तौर पर कोई स्टेटमेंट जारी किया गया कि प्रथम दृष्टया यानी कि प्राथमिक जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया? जी प्राथमिक जो जांच हुई है जिसमें भारी किसी वस्तु से जो है उन पर वार किया गया है। पुलिस लगातार चीजों को खंगाल रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने का काम रात से ही जारी है और पुलिस जल्द ही खुलासे की बात कर। जो आसपास के लोग हैं, पड़ोसी हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन सामने आया? जी इस पूरे घटनाक्रम से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग दहशत में आखिर ये घटना हुई कैसे, आखिर जब बदबू आ रहा था मकान से तभी जो पास के पड़ोसी थे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है जिससे 3 शव तत्काल बरामद कर लिया गया। कुछ ही देर में सारे कमरे जब खंगाले गए तो एक शव और मिला जिसमें उनके बेटे अभिषेक का शव बताया जा रहा है। ठीक है विनय, जानकारी साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करते हैं उत्तराखंड देवभूमि की, जहां पर किसानों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी जिला अधिकारियों को एग्री स्टैक और किसान पंजीकरण के कामों में तेजी लाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि किसान पंजीकरण पूरा नहीं होने पर पीएम किसान योजना और उर्वरकों के वितरण में दिक्कतें आ सकती हैं। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और हरिद्वार में विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के लिए स्वयं सहायता समूह, युवा मंगल दल और इसके साथ ही छात्रों की मदद लेने की बात कही गई है। आपको बता दें कि सरकार का लक्ष्य फिलहाल यह है कि सभी पात्र किसानों का जल्द से जल्द पंजीकरण पूरा कर उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा सके। वहीं चमोली की सीमांत नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन रोमांच, रफ्तार और संस्कृति का अनूठा संगम बनकर उभर रहा है। 3 दिवसीय आयोजन के अंतिम दिन गमसाली से मलारी के बीच 30 किलोमीटर माउंटेन बाइकिंग चैलेंज का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से आए प्रतिभागियों ने दमखम दिखाया। साथ ही पुरुष वर्ग में खरी कसिंगा और इसके साथ ही तांगपू और महिला वर्ग में अवनी डरियाल विजेता रही। जहां पर्यटन विभाग, भारतीय सेना और आईटीबीपी के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 27 राज्यों से 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं को साहसिक खेलों के प्रति प्रेरित करना है।
और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।